Good evening, students. Good evening to all of you. Very welcome. तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ओम्स लॉ में जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस की बात कर ली थी और रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये हमने लास्ट क्लास में देखा। बेसिकली हमने जो लास्ट क्लास में फॉर्मूला ड्राइव किया वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था। हम उसे कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स। किसी एक वायर का रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो मेनली तीन फैक्टर थे। फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इनटू एल बाय ए, और ये जो रो है इसको कहा गया था रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट था, इसका यूनिट क्या था बेटा, ओम मीटर। क्या था? ओम मीटर। ध्यान रखिए ये बात, क्या था? ओम मीटर इसका यूनिट था बेटा। ओम मीटर क्या था? इसका यूनिट था। ठीक है, रेजिस्टिविटी। अब ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एंड थर्ड थिंग ऑन विच इट डिपेंड्स इज रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, इतना समझ लीजिए, मोटा मोटा इतना समझ सकते हैं दैट रेजिस्टिविटी इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड इन दैट पर्टिकुलर कंडक्टर और वायर। उस पर्टिकुलर वायर के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड हैं। क्या है? अरेंज्ड हैं। ओके, बेसिकली हम कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है? हाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड, हाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इनसाइड द कंडक्टर। जो भी हमारे पास कंडक्टर है उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, इसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब एक बात और ध्यान रखिए बच्चों, सपोज कीजिए अगर मैं कंडक्टर को हीट कर देता हूं, कंडक्टर को क्या करता हूं बच्चों? हीट कर देता हूं। सपोज करिए मैंने क्या किया है, कंडक्टर को हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट कर दिया। ठीक, तो ये समझ लीजिए कि उस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल गेट एनर्जी, दे विल गेट एनर्जी। भाई आप किसी भी कंडक्टर को या किसी भी मेटल को हीट कर रहे हैं, ठीक है, आपने हीट किया, तो हीट किया तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे दे विल गेट एनर्जी, उनको एनर्जी मिलेगी। और अगर उनको एनर्जी मिलेगी तो दे विल वाइब्रेट और दे विल मूव विद फास्टर, मूव विद मोर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव करने लगेंगे। तो इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास कंडक्टर था, कंडक्टर को हमने हीट दिया, हीट दिया तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फास्ट मूव करने लगे। मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है बेटा, क्या है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस ये बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, रैंडमनेस इंक्रीज हो गई। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत फ्रीक्वेंटली आपस में कोलिजन करेंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली आपस में क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे, टकराएंगे, टकराएंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ विच उनकी ज्यादा एनर्जी क्या होगी बेटा? वेस्ट हो जाएगी। उनकी ज्यादा एनर्जी क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी हमें एक चीज समझ में आती है कि जब हम हीट देते हैं, हीट को हम टेम्परेचर भी कह सकते हैं। भाई हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा उस कंडक्टर का, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। एंड रेसिप्रोकल, अगर टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। वायर का रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। यहां से बात समझ में आ रही है? इस तरह से समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे से। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ओम्स लॉ, जब हम ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें हम एक पॉइंट पढ़ते हैं, क्या? दैट द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर
is constant. If the temperature of the conductor is constant, then V voltage across the terminal of a conductor is directly proportional to the current flowing through it. V proportional to I at constant temperature. और मैंने आपसे बताया था कि इस टेम्परेचर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, इस टेम्परेचर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रखना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा बाय गिविंग हीट टेम्परेचर बढ़ेगा, और बाय टेकिंग हीट, ठीक है, टेम्परेचर घट जाएगा। सिंपल एज दैट। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। यानी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसीलिए टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है, तभी भी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई होगा। बेटा ये स्टेटमेंट था ओम्स लॉ का, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो भी प्रोपोर्शनल आई होगा। सोचो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, है ना, तो यहां से रिलेशन क्या बनता है, V इज इक्वल टू आई आर बनता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता तो R की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं होती, वेरी कर जाती है। R की वैल्यू भी वेरी कर जाती, और अगर R की वैल्यू वेरी कर जाती तो करंट की वैल्यू R पर डिपेंड करती। किस पर डिपेंड करती है प्यारे बच्चों, I पर डिपेंड। करंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करती, R पर डिपेंड कर रही है। तो अगर R पर डिपेंड कर रही है तो आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है बहुत अच्छे से। तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होना चाहिए ओम्स लॉ में, ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होना चाहिए ओम्स लॉ के अंदर, ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों। कोई परेशानी यहां तक नहीं। अब देख लीजिए, क्लियर, यहां तक लिख लिया होगा आप सबने, तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। यहां से एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि रेजिस्टेंस, जैसे अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि सपोज करो रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हो गई है, रेजिस्टिविटी कम हो गई, ठीक है, तो बताइए रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो बताइए रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दो क्वेश्चन पूछे गए आपसे, ठीक है, आंसर बताइए दोनों के। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर रेजिस्टिविटी कम हो गई है तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है तो रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या आंसर इसका लगता है आपको, ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट करके प्यारे बच्चों। पहला जो केस है कि रेजिस्टिविटी अगर कम होगी तो नो डाउट रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा सर, क्योंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। कैसा, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, क्लियर, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, आंसर है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं करती सर, क्योंकि रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी है, जैसे रेजिस्टेंस भी एक इंटरनल प्रॉपर्टी था। समझ रहे हैं आप, रेजिस्टेंस भी क्या था, एक इंटरनल प्रॉपर्टी था, है ना। रेजिस्टेंस भी करंट पर डिपेंड नहीं करता। आपको बताया गया था लास्ट क्लास में कि रेजिस्टेंस करंट पर डिपेंड नहीं करता भाई साहब। हाँ, करंट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस करंट पर डिपेंड नहीं करता, करंट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इसी तरह से रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। तो एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन सीबीएसई पूछ लेता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। हाँ, तो बताइए करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रेजिस्टिविटी अगर चेंज होगी तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टिविटी अगर चेंज होगी तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। लेकिन अगर उल्टा पूछ ले, ठीक है, उल्टा पूछ ले कि भाई रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया, डबल हो गया, तो बताइए रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है।
आई होप ये लिख ली होगी बात आपने, समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई। एक और फॉर्मूला हमें यहां से मिल गया, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। आर इज इक्वल टू क्या मिला? रो इंटू एल अपॉन ए। रो क्या है? रेजिस्टिविटी, एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। ओके, इसको इरेज करते हैं। अब आइए कुछ और कॉन्सेप्ट पर आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस ही पढ़ेंगे फिलहाल हम। देखिए, जितना ज्यादा हम रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे उतना ज्यादा करंट भी हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पर ही डिपेंड करता है करंट। ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है कौन बच्चों? करंट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिए। आइए आगे समझते हैं। चलिए बच्चों, हमने देखा कि फॉर्मूला हमें मिला दैट आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। क्या है? रो एल अपॉन ए। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। क्लियर बच्चों? अब मान लीजिए जो कंडक्टर की लेंथ है, जो कंडक्टर की लेंथ है वो बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। एनी हाउ बढ़ गई, कैसे भी बढ़ गई, कंडक्टर की लेंथ बढ़ गई। ठीक है बच्चों, अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ गई तो मुझे ये बताओ कि भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी चेंज होगी? ये तो हमें पता है कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। लेंथ इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, लेंथ डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, सिंपल एज दैट। बट द क्वेश्चन इज हाउ मच। नाउ विल सी दैट कि कैसे और कितना। मान लीजिए एग्जांपल, ये कोई एक वायर था, ये कोई एक वायर है, ध्यान से समझिए, ये कोई कंडक्टर है, ये कोई वायर है, ठीक है जी। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह बिल्कुल कांस्टेंट है, सेम है। इसका लेंथ कितना है? एल है। और ये इसका क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए है। इस वायर का रेजिस्टेंस जो है वो कितना है बेटा? आर है। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? आर है। और इस वायर की रेजिस्टिविटी कितनी है? रो है। रेजिस्टिविटी कितनी है इसकी? रो। ठीक, तो नो डाउट आपसे कहा गया इस वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो मैं आर को लिख सकता हूं रो इंटू एल अपॉन ए। रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, रेजिस्टिविटी से हमारा ये भी मतलब है कि वो मटेरियल कौन सा है। रेजिस्टिविटी से हमारा ये भी मतलब है कि वो मटेरियल कौन सा है। मटेरियल कौन सा है? विच मटेरियल इज यूजिंग, कौन सा मटेरियल है। ठीक है, ये भी है रेजिस्टिविटी। फॉर एग्जांपल, अगर ये मान के चलो कॉपर का वायर है ना, और एक दूसरा वायर है वो भी कॉपर का है, उसका लेंथ भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी सेम है। मतलब सेम मटेरियल सेम रेजिस्टिविटी, डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट रेजिस्टिविटी। समझ में आ गया? मान लीजिए मेरे पास एक और वायर है कॉपर का ही, सेम लेंथ है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैंने उस वायर को इस वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ध्यान से सुनिए फिर से, ये पहला केस समझ में आ गया आपको? ये पहला केस है। अब मैंने यही वाला वायर ले लिया, समझ लीजिए यही वाला मैंने क्या लिया? वायर लिया, जिसकी लेंथ कितनी थी? एल थी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था बेटा? ए था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। मैंने क्या किया? इसमें सेम मटेरियल का वायर कनेक्ट कर दिया। देखो ध्यान से, सेम मटेरियल का वायर मैंने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, जिसकी लेंथ फिर से क्या है? एल है। ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना है प्यारे बच्चों? ए ही है। जितना ये था उतना ही, मतलब सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा वायर, इसकी लेंथ तो 12 हो गई बेटा। कितनी हो गई? 12 हो गई। इसकी लेंथ कितनी हो गई? 12 हो गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये बताइए। मान लो आर डैश होगा, मान लो आर डैश होगा, या अगर ये वाला R1 था तो ये R2 होगा, मान लिया मैंने। तो मुझे ये आपको बताना है कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया ना? मैं फिर से बोलता हूँ क्वेश्चन। सपोज करो ये मेरे पास वायर है, ये वायर है मेरे पास, ठीक है, ये वायर है जिसका लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, रेजिस्टिविटी रो है, तो इसका रेजिस्टेंस आर है। आर कितना है? वो लिखा रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक, मैंने क्या किया बच्चों?
एक और वायर बिल्कुल सेम ऐसा ही वायर लिया और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, एक और ऐसा ही वायर लिया और इसको ऐसे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, एक और वायर लिया इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो अब तो लेंथ डबल हो गई, अब तो लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई बेटा। अगर लेंथ डबल हो गई तो अब रेजिस्टेंस कितना होगा, आपसे ये पूछा जाता है। कॉमन सेंस ये कहता है क्योंकि सारी चीजें फैक्टर सेम है तो रेजिस्टेंस भी डबल होना चाहिए, क्योंकि लेंथ अगर इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो लेंथ इंक्रीज हो रही है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज हो रही है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। यहाँ लेंथ डबल हो रही है तो कॉमन सेंस ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस भी डबल होगा, लेकिन हमें तो लिखकर सब्जेक्ट वाइज बताना है, सब्जेक्टिवली इसको सॉल्व करके बताना है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं लिख लेता हूं, इसका रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल्स टू रो, रेजिस्टिविटी तो सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। लेंथ कितना है इसका, लेंथ अलग है, इसको मैंने लिख लिया L डैश। क्यों लिख लिया L डैश, क्योंकि इसका पूरा लेंथ तो 2L है, इसका लेंथ सिर्फ L था। मैं तो इस वाले वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है, जितना जितना इस वाले वायर का था उतना ही इसी वाले वायर का, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, गिवन है, ठीक है जी। तो देखिए ध्यान से, इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, R डैश इज इक्वल टू रो इनटू L डैश कितना है बेटा 2L है, और अपॉन में कितना एरिया, अपॉन में कितना एरिया क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू रो L अपॉन ए, ऐसा लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए ये तो किसके बराबर है, R के बराबर है, जो कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, जो कि क्या है बच्चों, ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। तो R डैश इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ R, ऐसा लिख सकते हैं। R डैश कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ R आ जाएगा। यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गया है प्यारे बच्चों, डबल हो गया। यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया। लिखना कैसे, इस तरह से, समझ में आ गया तो थम्स अप दे दीजिए फटाफट, हाँ सब समझ में आ गया। एक बार आपको इसी तरह से पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होगा कोई चीज वेरिएबल कर देगा आपके लिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। क्या ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, क्या ये समझ में आ गया। यानी इस वाले वायर की रेजिस्टेंस, इस वाले कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो ट्वाइस ऑफ आर होगा, ट्वाइस ऑफ आर मतलब ओरिजिनल वाले वायर का रेजिस्टेंस जो था उसका डबल होगा, ओरिजिनल वाले वायर का रेजिस्टेंस जो था उसका डबल होगा बेटा। कमेंट कर दीजिए समझ में आ रहा है तो, यहां तक समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए बच्चों, क्लियर है। मान लो अगर वो ये कहता कि मैंने इसकी लेंथ को ट्रिपल कर दिया, ट्रिपल मतलब अगर इसकी लेंथ L थी ओरिजिनल वाले की, तो मैंने इसकी लेंथ को ट्रिपल कर दिया, इस बार ट्रिपल कर दिया, यानी मैंने एक और वायर लिया सेम मटेरियल का, जैसे जो मटेरियल ये है सेम मटेरियल का मैंने वायर लिया 12 लेंथ का, और उस 12 लेंथ को इस लेंथ से जोड़ दिया, ठीक है। मान लो जैसे ये 12 लेंथ है, इसको मैं इसमें जोड़ दूं फिर से, तो ये नया वायर बन गया जिसकी लेंथ कितनी हो गई 3L हो गई, जिसकी लेंथ कितनी हो गई 3L हो गई। और अगर लेंथ 3L हो गई तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा 3R होगा, ऐसा होगा 3R होगा। तो उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, ध्यान रखना, शॉर्टकट फॉर्मूला ये कब है, जब हम वायर को कनेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वायर को कनेक्ट कर रहे हैं और वायर की लेंथ हम बढ़ा रहे हैं। यानी वायर की लेंथ या कंडक्टर की लेंथ कैसे बढ़ा रहे हैं हम, बाय कनेक्टिंग अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, बाय कनेक्टिंग अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल टू द ओरिजिनल वायर, है ना। ओरिजिनल वायर में एक और वायर हम जोड़ दे रहे हैं सेम मटेरियल का, लेंथ उसकी भले ही जो भी हो, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो, उसका शॉर्ट फॉर्मूला ये है बेटा, ध्यान रखिएगा, R डैश इज इक्वल्स टू NR, ध्यान रखना NR, ध्यान रखना NR। N क्या है, ये आपने कितना कनेक्ट किया है वायर को, मतलब कनेक्ट करने के बाद वायर की डबल हो गई है, ट्रिपल हो गई है, 4 टाइम हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी केस में देखा जाए तो यहां मैंने वायर कनेक्ट किया एक और,
ये ओरिजिनल वाला वायर ये वाला कनेक्ट कर दिया। लेंथ कितना हो गया बेटा 12, लेंथ कितना हो गया बेटा 12 हो गया, लेंथ 12 हो गया। तो सिंपल सी बात, डबल किया है तो आर डैश बराबर कितना होगा 2r होगा, यहीं पे कहानी खत्म। यानी अगर एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना बेटा। बट ये कब होगा यूज, जब हम वायर को कनेक्ट करके उसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं, जब हम वायर को कनेक्ट करके उसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। शॉर्ट में आप ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिवली एग्जाम में सॉल्व करने के लिए दिया है 3 मार्क्स में, तो बेटा ये वाला तरीका ही यूज होगा। पहले ओरिजिनल वाले वायर का रेजिस्टेंस लिखा जाएगा, फिर हम लिखेंगे उस वायर का रेजिस्टेंस जो हमसे पूछा गया है आर डैश, ठीक है। एंड देन उसके बाद वैल्यू पुट कर लीजिएगा, यू विल गेट न्यू रेजिस्टेंस, यू विल गेट न्यू रेजिस्टेंस, यू विल गेट न्यू रेजिस्टेंस। आपको नया रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा, आपको नया रेजिस्टेंस प्राप्त। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। तो ये था कि अगर लेंथ बढ़ गई तो यहाँ लेंथ कैसे बढ़ रही है बेटा, बाय कनेक्टिंग अनदर वायर, याद रखना बाय कनेक्टिंग वायर, है ना। वायर को मैं क्या कर दूं, कनेक्ट करके लेंथ बढ़ा दो। फॉर एग्जांपल मान लो मैं घर में सर्किट जोड़ रहा हूँ, है ना, मैंने वायर यहाँ से जोड़ा, यहाँ वहां से मैंने तार लिया, वहां से तार जोड़ के मुझे इस दीवार तक लेकर आना है सपोज, तो यहाँ से यहीं तक आया, मान लो यहीं तक आया। अब क्या करूँ, अब मैं एक और वायर लूंगा, है ना, सेम वायर लूंगा, मतलब सेम मटेरियल का वायर लूंगा, इसके साथ ऐसे मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा, इस पर टेप लगा दूंगा और इसको वहां ले जाऊंगा। लेंथ बढ़ गई ना वायर की, समझ रहे हैं आप, लेंथ बढ़ गई वायर की। तो वायर की अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो सर ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमारे साथ, अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट तो कम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा कम, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, अल्टरनेटिव नहीं है। तो एक और तरीका है, मान लो वहां पे मैंने वायर कनेक्ट किया, यहां तक आ गया वायर, इस वायर को मैं स्ट्रेच कर लूं, खींच लूं और खींच के वहां तक ले जाऊं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, इस वायर को मैं खींच लूं, ठीक है, और खींच के वहां तक ले जाऊं, ऐसा भी तो कर सकता हूं। सर वायर को खींच लेंगे, हाँ बिल्कुल, मेटल के अंदर बेटा मैलिएबिलिटी होती है। जितने भी मेटल्स हैं उन मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी समझते हैं आप, ठीक है, डक्टिलिटी, ठीक है, मैलिएबिलिटी भी होती है, डक्टिलिटी भी होती है। ओके, तो उसको हम वायर के फॉर्म में और खींच सकते हैं, तन्यता होती है उसके अंदर। क्लियर प्रॉपर्टीज समझ में आ रही है। तो मैंने क्या किया, इस बार लेंथ को बढ़ाया, वायर की लेंथ को बढ़ाया, बट बाय स्ट्रेचिंग द वायर। तो उस केस में रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिए। आइए उसके ऊपर बात करते हैं। मैं जरा पानी पी लूं, एक सेकंड बस। यहां तक दिख रहा है आपको, बोर्ड पे जो दिख रहा है अच्छे से लिख लेना बेटा। इसको लिख लेना अच्छे से प्लीज। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, वायर को स्ट्रेच करता हूं। क्या करता हूं, वायर को स्ट्रेच करता हूं। तो चलिए वायर को स्ट्रेच करके देखते हैं जरा। ऐसे इसको लिखा रहने दीजिए। मान लो मेरे पास ये वायर है। अब देखिए टाइम थोड़ा सा कम है, टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए इस पॉइंट को ना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहां करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। कहां करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो पॉइंट में स्ट्रेचिंग वाला बताने वाला था वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइम कम है। उसकी जगह क्या करें, फिर उसकी जगह एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं और समझ में आएगा हमको। इसी का एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, एक और न्यूमेरिकल इसका कर लेते हैं। तो आइए चलिए करते हैं न्यूमेरिकल। प्यारे बच्चों देखिए, ये कोई कंडक्टर है किसी भी मटेरियल का, कॉपर का मान लो, आयरन का मान लो, किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का वायर मान लो। मैंने कॉपर का माना हुआ है, ठीक है, अच्छा होता है, ठीक है। तो कॉपर का वायर है, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस होगा रो इंटू L अपॉन A।
रो इंटू एल अपॉन ए। आपकी एनसीईआरटी में आप जब देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व्ड क्वेश्चन है वो, ठीक है, सॉल्व्ड क्वेश्चन है। मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, वरना मैं आपको बताता हूँ वो क्वेश्चन, तो मुझे ध्यान नहीं है, अगर आप में से कोई कुछ बता सकता है। उसने क्या किया उस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए। उसने क्या किया, उसकी लेंथ को, ठीक है, डबल कर दिया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया, ये कह दिया जाए कि लेंथ डबल हो गई, तो आप मान के चलेंगे कि लेंथ कैसे डबल हुई है, कनेक्ट करने से, बाय कनेक्टिंग द वायर। क्योंकि जब तक वो वर्ड स्ट्रेचिंग ना कहे तब तक स्ट्रेचिंग मानना नहीं है। अगर आपसे सिर्फ इतना कहता है ना कि एक वायर है, हाँ, उस वायर की लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई है, डबल हो गई है, तो नया रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि उसकी लेंथ की वायर डबल कैसे हुई है, बाय कनेक्टिंग अनदर वायर, ऐसा। या फिर वो स्पेसिफाइड कर दे कि हाँ भाई डबल किया है हमने, वायर को कनेक्ट किया है, डबल कर दी इसकी लेंथ या ट्रिपल कर दी इसकी लेंथ, जो भी है। तो मान लो आपसे कहा गया कि इस वायर की लेंथ ओरिजिनल लेंथ का 4 टाइम कर दिया, कितना कर दिया, 4 टाइम मान लो। तो ध्यान से देखना, 4 टाइम कर दिया, ठीक है ना, कितना कर दिया बेटा, 4 टाइम। तो ऐसा मान के चलेंगे कि ये 4 टाइम है, यहां तक मान लो, पूरा मान लेना भाई, क्योंकि अपने पास बोर्ड कम है, इतना समझ लो। तो ये एल डैश, अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई 4L, पूरी लेंथ कितनी है, 4L है। एरिया ऑफ सेक्शन सेम है, जितना इसका एरिया, मतलब जितना मोटा वायर ये था उतना मोटा वायर ये भी है, सेम मोटा वायर है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है, सेम मटेरियल है, जो मटेरियल इसका था कॉपर, वही मटेरियल इसका है कॉपर। सर अगर मटेरियल डिफरेंट हो जाए तो, हाँ मटेरियल डिफरेंट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा, कुछ ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे फिर, बट होगा नहीं, आपको ऐसा ही दिया जाएगा क्वेश्चन में कि भाई सेम टाइप का मटेरियल ही आप कनेक्ट कर लेंगे। तो आपको इसका रेजिस्टेंस बताना है, इसका रेजिस्टेंस बताना है, तो चलिए इसका रेजिस्टेंस लिखते हैं, आर डैश इज इक्वल टू रो इनटू एल डैश। एल डैश क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसका लेंथ थोड़ा अलग है इस लेंथ के कंपैरिजन में, ठीक है। और अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया तो मैंने ए ही लिखा है क्योंकि जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इसका। रेजिस्टिविटी भी सेम लिखा है क्योंकि जैसा मटेरियल ये वैसा ही मटेरियल ये, दोनों मटेरियल सेम है बच्चों, दोनों मटेरियल सेम है। तो आर डैश इज इक्वल टू रो इनटू एल डैश की वैल्यू कितनी है, 4L, कितनी है, 4L अपॉन में ए, अपॉन में ए, ठीक है। तो आर डैश इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू रो एल अपॉन ए। अब ध्यान से देखो, रो एल बाय ए, ये तो आर के बराबर है बेटा, है ना, तो ये हो गया 4R, यानी जो नया रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, 4 टाइम ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ओरिजिनल तो ये था R, और कई बार ऐसा भी देता है कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 ओम, और अब मैंने उसकी लेंथ बढ़ाकर कर दी 4L, तो बताइए नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ 4 इंटू आर, आर कितना 4, तो 4 4 जा 16 हो जाता है, यहाँ पर शायद ऐसा ही वो क्वेश्चन दिया हुआ है, 16 हो जाता रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस कितना हो जाता, 16 ओम हो जाता। अभी हमने कोई वैल्यू नहीं ली है, हमने माना है कि सिर्फ उसकी वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल वायर की वैल्यू आर रेजिस्टेंस है उसका। कितना रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है। कितना रेजिस्टेंस है बेटा, आर रेजिस्टेंस है। बोलो समझ में आया क्या, क्लियर है। अगर मैं शॉर्ट फॉर्मूले से करता तो मुझे पता है कि जब वायर को कनेक्ट करते हैं तो नया रेजिस्टेंस कुछ ऐसा आता है, आर डैश इज इक्वल टू एन इंटू आर, एन इंटू आर। तो एन क्या है कि कितने टाइम उस वायर को कनेक्ट किया गया है, तो बेटा 4 टाइम है इंटू आर। तो यहां से आंसर भी शॉर्टकट से भी इतना ही आंसर आ रहा है, और सब्जेक्टिवली से भी इतना ही आंसर आ रहा है। तो दोनों तरीकों से आंसर हमारा कैसा आ रहा है बच्चों, सेम आ रहा है। अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो थम्स अप कर दीजिए फटाफट से बेटा, अच्छे से जरा थम्स अप कर दीजिए अगर यहां तक बात समझ में आ गई है, क्योंकि टाइम की कमी है, टाइम खत्म भी होने वाला है। तो प्लीज से एक बात अब ध्यान रखिए, अगर मैं इस वायर को स्ट्रेच कर देता, अगर मैं इस वायर को क्या करता, स्ट्रेच कर देता, कितना, डबल कर देता, ट्रिपल कर देता, 4 टाइम कर देता, जो भी कर देता, अब मैं वायर को स्ट्रेच करूंगा,
भाई लेंथ दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो वायर को कनेक्ट कर लो आपस में, दो वायर को, या उसको स्ट्रेच कर दो, दोनों ही तरीके से लेंथ बढ़ेगी बेटा। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, बाय स्ट्रेचिंग द वायर, क्या करें, वायर को स्ट्रेच कर दें, ठीक है, क्या कर दें, वायर को स्ट्रेच कर दें। आज के लिए बेटा इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही सीखेंगे। वायर स्ट्रेचिंग वाला मैं आपको बताऊंगा कल, अब बताऊंगा बेटा कल, थोड़ा सा लेंथी है, मतलब अच्छा है, और मैं चाहता हूं कि सबके, अच्छा यहां तक समझ में आ गया, एक बार कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से, ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस किस तरह से बढ़ेगा, क्या ये बात सबकी समझ में आ गई बेटा? टीशा थैंक यू, बहुत बढ़िया। कल वाला वीडियो अभी अपलोड नहीं किया मैंने, अभी कर दूंगा अपलोड थोड़ी देर में, ये भी और वो भी दोनों कर दूंगा एक साथ, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर कोई डाउट फिर भी आपके पास बचता है तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बाय स्ट्रेचिंग द वायर, बाय स्ट्रेचिंग द वायर न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा अगर वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए और उसकी लेंथ बढ़ा दी जाए। एक बात ध्यान रखना, स्ट्रेच में जब स्ट्रेच करेंगे ना तो बेटा लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। सोचो अगर इस वायर को मैं स्ट्रेच करता, समझना, इस वायर को मैं स्ट्रेच करता, डबल करता, तो पता वायर ऐसा होता कुछ इस तरह से, देखो इस तरह से। अब आपको इस वायर और इस वायर में फर्क नजर आ रहा है? हाँ सर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो गया। तो यही डिफरेंस है कि कनेक्ट करोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन स्ट्रेच करोगे तो लेंथ चेंज होने के साथ साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा उसके बारे में हम बात करेंगे कल। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग ऑन टाइम, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।